हाँ बच्चों, हम लोग करते हैं स्टार्ट आज मैट्रिसेस का 10th लेक्चर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इनवर्स। हालांकि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं बाय क्रेमर्स रूल, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है डिटरमिनेंट सेक्शन में, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्रेमर्स रूल भी देख लीजिएगा कि क्रेमर्स रूल को यूज करके मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इनवर्स से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पहले से पता ही है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे मैं ब्रीफ कर देता हूं। तो देखिए, अगर मैं यहां पे लिख दूं ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल d1, यहां लिख दूं a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल d2, और यहां लिख दूं a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल d3। तो यहां पे मैंने मोर देन वन इक्वेशन लिया है एक साथ। जब भी आप मोर देन वन इक्वेशन एक साथ ले लें, ठीक है ना, तब हम कहते हैं ये सभी इक्वेशन को मिलकर कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। हालांकि यहां पे 3 वेरिएबल है तो इसका नाम सेपरेट हो जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ओके, जब कांस्टेंट टर्म में कोई वैल्यू आ जाए, यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं और 3 इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म है d1, d2, d3। अब ये तीनों टर्म जो आप देख रहे हैं d1, d2, d3, इसका अगर कोई वैल्यू हो अदर देन 0, किसी एक का भी, और बाकी 0 हो जाए, तब ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल 0, और यहां होता a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल 0। अगर ऐसा होता, यानी कांस्टेंट टर्म जो d1, d2, d3 था वह अपने आप में 0 हो जाए, तब इसे हम कहेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। राइट है ना? ओके, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस rewrite in matrix form as a1 कोफिशिएंट ले रहा हूं, b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, राइट, इंटू x y z इक्वल कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3, ऐसे लिखते हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे और इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। मींस इस वाले को आप इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया वालों ने इसी का नाम रखा, इसका नाम रखा a, और इसका नाम रखा कैपिटल X, और इसका नाम रखा कैपिटल B। मींस जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स गिवन हो, तब आप उसे ax इक्वल b लिख सकते हैं, जिसमें a
ये वाला मैट्रिक्स, ये कैसे लिखा गया है आपको समझ में आ चुका है। ये x का मतलब जो वेरिएबल्स है कॉलम वेक्टर एंड b मींस कांस्टेंट। ओके, सिंपली अगर मैं a इनवर्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा दूं तो ये रिजल्ट देगा a इक्वल a इनवर्स b। ये रिजल्ट है, इसे याद रखना है। इसी के हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, राइट। बट हम आपको थोड़ा सा और आगे इसको लेके चलने वाले हैं, कब सॉल्यूशन पॉसिबल है, कब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा, राइट है। तो चलिए इसे रब करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको पता कर लेना है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, इसे रब कर देता हूं। पहले मैं नॉन होमोजेनियस के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद होमोजेनियस के बारे में डिस्कस करूंगा। यहां से आपको पता है कि a कितना है, a कितना है डियर, तो a1 b1, अच्छा यहां लिख देते हैं साइड में, a इक्वल मीन a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 and b mean what, constant term d1 d2 d3 and capital X means x y z, राइट है। ओके, अब देखना जरा सा ध्यान से, आपको पता है पहले से जब मैं एडजॉइंट पढ़ाया था एंड देन आपको इनवर्स पढ़ाया था, यानी आप कह सकते हो कि आप 8th लेक्चर में जाके देखना। तो 8th लेक्चर में हमने आपको बताया था कि A इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। आपको इतना पता है, तो आप इस A इनवर्स के जगह पर आप क्या लिख सकते थे, x इक्वल एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू B, इतना लिख सकते हो। हालांकि हमारा फॉर्मूला यही है और लेकिन इससे मैं कुछ रिजल्ट लेके आ रहा हूं, आपको समझाना चाहता हूं। ओके, तो देखिए जब भी आप सॉल्यूशन करोगे ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, इस फॉर्मूला में आपको एक चीज तो जरूर दिखाई दिया कि a का डिटरमिनेंट निकालना है एंड एडजॉइंट a निकालना है। ओके, अब ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, उस डिनोमिनेटर पार्ट का एक लीड रोल होता है। ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है डिटरमिनेंट ऑफ a, अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए तो कुछ अलग कहानी होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कुछ और हो, 0 के अलावा कुछ और हो जाए, तब उस समय कहानी अलग होगा। यानी कि यहाँ पे a की डिटरमिनेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले आप एक काम कर लोगे, फाइंड करोगे क्या, फाइंड करोगे a की डिटरमिनेंट। हमने फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद आपके पास दो केसेस बनेंगे। एक केस तो ये हो सकता है कि a की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि a का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो। ओके, अब देखना जरा, यहां से मैं इसको यहां लेके चल रहा हूं और यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि ठीक है, इस a की डिटरमिनेंट को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो a की डिटरमिनेंट इंटू x इक्वल एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, राइट। अब देखना यहां पर ध्यान से, अच्छे से ध्यान देना। यहां पे कहा मैंने a की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं था, 0 नहीं था, तो यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। पहला केस, तो यहां कोई वैल्यू आया, सपोज k इंटू एक्स इक्वल, अब यहां हो गया एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ओके, तो a की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं था। अब जरा सा हम एडजॉइंट a इंटू b की बात कर लें, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर हो सकता है कि इसकी दो वैल्यूज आ जाए। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b का वैल्यू 0 भी हो सकता है और एडजॉइंट a इंटू b का वैल्यू 0 नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि एडजॉइंट a का वैल्यू, एडजॉइंट a इंटू v का वैल्यू 0 था, तो kx इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखना एक दूसरी नंबर बात ध्यान से देखना, ये k तो कोई नंबर था, फिक्स है।
अब ये लेफ्ट हैंड साइड को भी जीरो होने के लिए इस x को जीरो होना होगा, बट x में होता है x y z, दैट इज ये जीरो जीरो हो जाना चाहिए था, तभी जाकर ये वाला इक्वालिटी होल्ड करेगा। अच्छा, तो एक चीज समझ में आया कि a का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं और एडजॉइंट a इंटू बी, एडजॉइंट a इंटू बी का वैल्यू जीरो है, तब उस केस में जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, उस केस में हमें सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्विंग इन दीज इक्वेशंस। तो इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल कौन कौन है, एक्स वाई जेड। तो हमने देखा कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन जब एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो है, उस समय जो हमें सॉल्यूशन मिलके आ रहा है वह सॉल्यूशन क्या है, तो वह सॉल्यूशन है x भी जीरो, y भी जीरो और z भी जीरो। मतलब सॉल्यूशन हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है, और सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, x भी जीरो, y भी जीरो और z भी जीरो। अब दूसरा केस है, इसको रब कर देते हैं कि एडजॉइंट a इंटू बी जो है वह इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी राइट साइड में भी कोई वैल्यू आ रहा है, उस वैल्यू की मान लेते हैं लैम्डा है। ओके, अच्छा एक चीज देखना, एडजॉइंट a इंटू बी की वैल्यू भी एक मैट्रिक्स होगा और लेफ्ट में x भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है, बीच में इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब कि x y z इधर कोई वैल्यू आया होगा, सपोज a b c, तो x इक्वल a, y इक्वल b, z इक्वल c। यहां भी सॉल्यूशन मिल रहा है, कब, जब हमारा एडजॉइंट a इंटू बी जीरो की इक्वल नहीं है, तभी भी मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है ना। ओके, तो अब क्या था कि जब a की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है, तो एडजॉइंट a इंटू बी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है पता ये करने के लिए कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। यानी सीधी सीधी बात है, सीधे a की डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। और कैसा सॉल्यूशन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी इस केस में भी यूनिक आ रहा है, x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो, यूनिक सॉल्यूशन है। और यहां से भी x का एक ही वैल्यू आ रहा है, y का भी एक ही वैल्यू आ रहा है, z का भी एक ही वैल्यू आ रहा है, यूनिक वैल्यूज आ रहे हैं। मतलब कि यहां भी यूनिक सॉल्यूशन और यहां भी यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल कर दिया, बट हम चाहें तो इसे हटा भी दें तो फर्क अब हमारा नहीं पड़ता है। यानी कह सकते हैं डायरेक्ट कि a की डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो कैसा है, कौन सा मैट्रिक्स है ये, नॉन सिंगुलर। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है A, यानी A की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। और आपको बता दें कि जब भी इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल है, तब उस केस में उसे कंसिस्टेंट कहा जाता है। कंसिस्टेंट यानी कि जब A की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है, तब ये कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। राइट है ना। अच्छा, इसके पहले कंसेप्ट बताया आपको, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इक्वल जीरो। तो क्या था ना, ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा कि अगर एडजॉइंट A इंटू बी इक्वल जीरो है तो x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पे अगर A की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है, तो ये दोनों केस मैं लेके चलता हूं बारी बारी से। एक केस ये था कि एडजॉइंट A इंटू बी इक्वल टू जीरो था, और एक बार कह देते हैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इक्वल टू जीरो नहीं था। ओके, अब देखना यहां पे हमने आपको ये समझाया अभी कि A की एडजॉइंट वैल्यू जीरो है, तो जीरो इंटू एक्स। अच्छा, और पहला नंबर कंडीशन में कहा एडजॉइंट A इंटू बी जीरो है। ठीक है, तो एडजॉइंट A इंटू बी इक्वल जीरो है, तो ये राइट साइड भी जीरो हो गया। तो अब इस x के जगह पर आप इस x के जगह पर कुछ भी ले लो, जो मन करे ले लो। 1 भी रखोगे तब भी लेफ्ट जीरो होगा, राइट तो जीरो था ही। 2 भी रखोगे तब भी, यानी x के जगह पर कोई भी वैल्यू ले लोगे मैट्रिक्स के फॉर्म में,
तो ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब कि x का इन्फिनिटली मेनीज वैल्यू हो सकता है। ओ, तो ये बात पकड़ में आ गई कि a की डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो है, राइट है, तो a की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है और एडजॉइंट a इंटू b भी जीरो है, इसका मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और जब सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, राइट। अच्छा, और जब जीरो नहीं था तब देखते हैं, राइट साइड जीरो नहीं है, कोई वैल्यू है। अब जरा मुझे बताएं कि इस x के जगह पर कुछ भी लोगे तो लेफ्ट तो जीरो हो जाएगा, बट राइट जीरो था ही नहीं, यानी यहां पर ये इक्वालिटी वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये था कि जब एडजॉइंट a जीरो था और डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो था एंड एडजॉइंट a इंटू b जीरो नहीं था, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसको कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, राइट। अब सुनना एक बात ध्यान से, यहां पे एक बात है, जब a की डिटर्मिनेंट जीरो है एंड एडजॉइंट a इंटू b भी जीरो है, तो अभी तो हमने आपको दिखाया कि इसका सॉल्यूशन हो सकता है और सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बट बहुत बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे कि सॉल्यूशन कैसे होगा अगर ये वाला केस आता है तब। कब सॉल्यूशन नहीं होगा, जब ये वाला केस आता है तब। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पे देखना आप अच्छे से, ये नोट करना, अच्छे से माइंड में सेट रखना, राइट। अब देखो मैं लिखता हूं यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। अब यहां से आप a निकालने की कोशिश करोगे तो a होगा 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट। b निकालोगे तो आपको पता है 5 6 7। अब जरा इस a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के चेक करो तो जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 और मोर रोज आइडेंटिकल हो तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ गया। अगर मैं एडजॉइंट a निकालूं और b के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करना, पता चलेगा कि उसका वैल्यू भी जीरो आएगा। एडजॉइंट a इंटू b का वैल्यू भी जीरो आएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे भी केस हो सकता है कि अगर एडजॉइंट a इंटू b जीरो है और a का डिटर्मिनेंट वैल्यू भी जीरो है तो सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब पता चलेगा? जब हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। कैसे होता है क्वेश्चन में दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। इसमें से कोई भी दो इक्वेशन लेंगे, कोई भी दो इक्वेशन, ठीक है ना, और कोई एक वेरिएबल एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू के मान लेंगे, y और z का वैल्यू इन टर्म ऑफ k फाइंड आउट कर लेंगे दो इक्वेशन के हेल्प से। तो हमने x की वैल्यू भी k मान लिया था, y का वैल्यू भी इन टर्म ऑफ k आ गया था और z का वैल्यू भी इन टर्म ऑफ k आ गया था। अब इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तब सॉल्यूशन पॉसिबल है और वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन टर्म ऑफ z, तब कहेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन, राइट। ओके, अब बात करते हैं जब होमोजेनियस हो तब क्या होगा। जब होमोजेनियस हो तब क्या होगा? जब होमोजेनियस था उस केस में आप देखिएगा एक अच्छी सी बात ये थी कि b तो ऑलरेडी जीरो था। b क्या था? b तो ऑलरेडी जीरो था, क्योंकि होमोजेनियस में क्या था, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, इट मींस b जीरो था, राइट। तो देखिएगा ध्यान से अच्छे से, तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअली में जो आपको रिजल्ट मिला था
ये इधर ट्रांसपोज होने पर ए की डिटर्मिनेंट इंटू एक्स इक्वल दिस आइटम, तो बी तो जीरो था, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया था। देखना भैया ध्यान से, अगर ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है, तो कोई वैल्यू होगा, सपोज के इंटू एक्स इक्वल जीरो। तो आप सोचो कि ये इक्वालिटी वैलिड कब हो सकता है, जब ये जीरो जीरो हो, ठीक है ना। तो जब ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है होमोजेनियस के केस में, उस समय एक्स और वाई और जेड की वैल्यू जीरो होगा, ठीक है ना। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन पॉसिबल है, और जब सॉल्यूशन पॉसिबल है तो इसे हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट, राइट। अब देखना ध्यान से, दूसरी नंबर बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहां पे हमने पुट कर लिया क्या, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो, तो यहां पे जीरो रखा। अब बताओ मुझे, एक्स के जगह पर कोई बाउंडेशन है? एक्स के जगह पर जो चाहे आप ले सकते हो, जो मर्जी ले लो, कुछ भी लोगे एलएचएस आरएचएस इक्वल होगा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होता है। तो एक्स की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जब ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो था तो कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट, एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब जब ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट होगा। तो एक बात आपको समझ में आ गया है, होमोजेनियस के केस में इक्वेशंस हमेशा कंसिस्टेंट होगा, यानी कि दोनों केस में सॉल्यूशन पॉसिबल है। ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तब भी, ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तब भी, दोनों केस में कंसिस्टेंट है। बट जब नॉन होमोजेनियस था, यानी कि यहां पे कोई वैल्यूज था अदर देन जीरो, उस समय दोनों चीज पॉसिबल था, कंसिस्टेंट हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू एंड एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं था, कब? जब हमारा नॉन होमोजेनियस था। जब ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं था, उस समय हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल है और कंसिस्टेंट था। लेकिन जब ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है, उस समय कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एडजॉइंट ए इंटू बी। उसमें भी खास बात है, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू जीरो नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो हो जाता है तो कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एक बार फिर से इसको फ्रेश लिख देते हैं। और क्या था रिजल्ट? क्या था रिजल्ट? ये था कि अगर पहली बार में हमने ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? नॉन होमोजेनियस, NH मतलब नॉन होमोजेनियस। तो हमने फाइंड आउट कर लिया ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू और देखा कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है। तो जब जीरो नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा? तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो था तो ये दो बातें लेकर सामने आएगा। एक तो एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो हो जाए, एक बार जीरो नहीं हो। अगर जीरो हो जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, दोनों केस पॉसिबल है। लेकिन जब एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो नहीं है तो इसमें कोई डाउट नहीं, सीधे सीधी नो सॉल्यूशन, राइट। ओके, होमोजेनियस के केस में फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू और दो बातें देख लेंगे। अगर ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x इक्वल वाई इक्वल जेड इक्वल जीरो, तीनों की वैल्यू जीरो आएगा। लेकिन अगर ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है, उस केस में जो सॉल्यूशन होगा
वह नॉन ट्रिवियल होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यू जीरो नहीं होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में एक बार उतर जाना चाहिए, एकदम आपके माइंड में इसका फोटो बन जाना चाहिए। ठीक है ना। सो these concepts keep in mind and go on the question। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस करने के बाद तब देखते हैं कि हम फिर कितना समझ पाए हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, आपको सबसे पहले मैं यहां पे क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन होगा 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल 2, और यहां लिख दिया 2y माइनस z इक्वल -1, फिर लिख दिया 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। अब आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहले इसमें a आइडेंटिफाई करना है, बट है क्या ना कि इसमें x गायब है, इसमें z गायब है। तो पहले इसको हम तमीज से लिख लेते हैं। तो इसको तमीज से लिखने के लिए 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2 एज इट इज है। इसमें x नहीं है, इसका मतलब कि x का कोफिशिएंट 0 रहा होगा। तो देखो तमीज से आ जा, या 3x माइनस 5y, इसमें z है ही नहीं, इसका मतलब z का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, राइट। अब हम बड़ी इजीली a डिसाइड कर सकते हैं। तो a पता करो, ये 3 हो जाएगा, -1 होगा, ये -2 हो जाएगा, 0 2 -1 3 -5 0, राइट। अब a का मैं डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूंगा, फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन करा दूंगा। तो a का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालकर देखते हैं क्या होता है। तो 3 हो गया, और आपको पता है कि इसके बाद क्या होता है, इसको लीव कर लेते हैं। तो 2 -1 -5 0 माइनस लगता है, और फिर ये अच्छा ये जी फर्स्ट कॉलम के अबाउट करना। तो -0 इंटू समथिंग कंप्लीट 0, फिर प्लस 3 इंटू 1 -1 -2 2 -1। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 और ये हो जाएगा 5 प्लस 3, ये हो गया 1 प्लस 4 दैट इज 30 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और मैं कहा था जब a का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है तब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाता है। देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट है, राइट है, ओके। कम टू द नेक्स्ट। एक और मैं कहता हूं चेक करो कि कंसिस्टेंट है या नहीं। चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछी जाती है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन पूछी जाती है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स। ठीक है ना, ध्यान में रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बोर्ड का एग्जाम होता है आपका, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन से मेथड से कर रहे हो, बट बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखा जाएगा उसको बारी बारी से। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन ऐसा होगा, सॉल्व x प्लस 2y प्लस z इक्वल 7, x प्लस 3z इक्वल 11 सॉरी 2x माइनस 3y इक्वल 1 बाई मैट्रिक्स मेथड। ठीक है ना, या ऐसे भी लिख सकता है बाई मैट्रिक्स इनवर्स, ऐसे भी पूछ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको तमीज से लिखना पड़ेगा, x प्लस 2y प्लस z इक्वल 7, ये हो गया x प्लस
y इसमें गायब है, सजाएंगे अच्छे से तो लिख सकते हैं 0 इंटू वाई प्लस 3z इक्वल 11। अच्छा, और ये हो गया 2x माइनस 3y, इसमें z गायब है तो कैसे लिखोगे, प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू 1। अब यहां से आप a पता कर लो कि a क्या होगा, तो a मीन 1 2 1, यहां से 1 0 3 2 माइनस 3 0। x मतलब तो आपको पता ही है कि x मतलब होता है x y z एंड b इज इक्वल कांस्टेंट टर्म 7 11 1, राइट है, इतना पता चल गया। अब जरा मैं a का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दूं, तो a का डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको पता है मैं यहां पे थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन करा देता हूं। तो थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन कराऊंगा तो 1 इंटू दिस थिंग 102 माइनस 3 और हो जाएगा 1 2 2 माइनस 3। आई एम राइट, चेक अगेन 1 2 2 माइनस 3 एंड 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा डियर, माइनस 3 और 4 माइनस 3 माइनस 4 7 3 जा 21 प्लस 21 दैट इज 18 आया, नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये कंसिस्टेंट है। देन हाउ टू सॉल्व इट, सी ओके, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि x इक्वल होता है a इनवर्स b, सो वी हैव टू नीड a इनवर्स। फॉर दिस हम लोग प्रोसेस से a इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसा प्रोसेस, तो आप 8 नंबर लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको प्रोसेस से सिखाया गया है कि a इनवर्स कैसे निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको कोफैक्टर्स निकालना होता है, फिर एडजॉइंट निकालना होता है, फिर a इनवर्स निकालना होता है। मैं अभी उतना लॉन्ग नहीं करने वाला हूं, मैं आपको शॉर्टकट से बताऊंगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बनाएंगे वो पॉइंट ऑफ व्यू से, उस समय आप पूरा प्रोसेस से करोगे, कोफैक्टर निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे, फिर इनवर्स निकालोगे, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट से कर देता हूं। तो शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था, तो शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट ये था, a को पहले लिख लेना है 1 2 1 1 0 3 2 माइनस 3 0, ओके। फिर कहा कि फर्स्ट 2 कॉलम्स को भी फिर से शिफ्ट कर लेना है, फिर से कर लिया। फर्स्ट 2 रोज को फिर से लिख लेना है 1 2 1 1 2 1 0 3 1 0। अब जो है ना, इसका काम कुछ नहीं है, इसको बंद कर देना है, केवल काम ये अंदर वाला होगा। तो देखना यहाँ पे, देयरफॉर x इक्वल a इनवर्स, a इनवर्स के लिए शॉर्टकट ये है 1 अपॉन डिटरमिनेंट दैट इज 18 इनटू, देखो मल्टीप्लाई, तो 0 माइनस 9 दैट इज 9। काम करेंगे हॉरिजॉन्टल, लिखेंगे वर्टिकल, 3 2 जा 6, यहां हो जाएगा माइनस का 3, फिर यहां से माइनस का 3, फिर यहां से हो जाएगा माइनस का 2, यहां से हो जाएगा 4 प्लस 7 हो गया, यहां से चेक कर लो 4 प्लस 3 राइट है, यहां से हो जाएगा 3 2 जा 6, यहां से हो जाएगा आपको 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, यहां से हो जाएगा 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2, ओके, इनटू b। अब यहां पे b भी चाहिए मुझे, तो b लिख लेते हैं। b कहां है डियर, b का, अच्छा यहां है, तो b लिख लिया हमने, कितना है 7 11 1। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम सबको आता है, तो इक्वल 1 अपॉन 18 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे एंड ऐसे, तो करोगे तो कितना हो जाएगा 63 माइनस 33 प्लस 6, ये हो जाएगा 42 माइनस 22 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 21 प्लस 77 माइनस 2, राइट है। ये हो गया 1 अपॉन 18। अब क्या हो जाएगा, इसको जरा कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट,
ये हो गया 36, राइट। अच्छा, ये हो जाएगा 18, ओके। ये कितना हो जाएगा 23, 77, 4, और ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया -54, राइट है, ओके। अब ये 18 जो है वो कहाँ है, 18 कहाँ है, 1/18 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में है। आज जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर डिवाइड होगा, क्योंकि 1/18 है तो 18 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 2, 1 माइनस 1 3। चेक कर लेते हैं, सॉरी माइनस नहीं, +54 होगा, +3, ओके। और इस x का मतलब क्या है, x y z, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से आप कह सकते हो x = 2, y = 1 एंड z = 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, x की वैल्यू आ गया, x = 2, y = 1 एंड z = 3। तो ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखना, मैं यहां शॉर्टकट से इनवर्स निकाल दिया, आप बोर्ड में करोगे, अगर बोर्ड का एग्जाम में कर रहे हो तो प्रोसेस से ए इनवर्स निकालोगे, राइट है ना। करते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस में एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व x - y + 2z = 0, 3x + 4y - 5z = 0, 2x - y + 3z = 0। अब इसको सॉल्व करना है बाई मैट्रिक्स मेथड, बाई मैट्रिक्स इनवर्स, राइट। तो देखिए, अब इसमें मैं आइडेंटिफाई करूं पहले a क्या है, इंप्लाइज a = 1 - 1 2, 3 4 - 5 2 - 1 3, ओके। चलिए अब जरा सा मैं a का डिटर्मिनेंट निकाल दूं। तो a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना है। जब होमोजेनियस होगा तो a का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। तो चलो निकालता हूं डिटर्मिनेंट। 1 इंटू क्या हो जाएगा 4 - 5 - 1 3, माइनस माइनस +1 इंटू 3 - 5 2 3 +2 इंटू 3 4 2 - 1। चलो चेक करते हैं, 4 3 जा 12 + 5। चेक कर ले एक बार, सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। ये हो गया 3 माइनस, सॉरी ठीक है, और ये हो गया 3 4 2 - 1, ओके। अब ये हो गया +9 + 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 2 इंटू -3 - 4 3 जा 12, ये 17 + 19, और ये कितना हो जाएगा 30 -30, कितना आ गया रिजल्ट 6, और ये कितना हो जाएगा -30 = 6, नॉट इक्वल टू 0। और हमने कहा था कि होमोजेनियस के केस में जब a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तब वहां पे ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर x = 0, y = 0 एंड z = 0। दिस इज द आंसर, राइट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो डियर, एक और क्वेश्चन लेते हैं होमोजेनियस से। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन इज 3x - y + 2z = 0, राइट, एंड 4x + 3y + 3z = 0, 5x + 7y + 4z = 0, राइट। अब देखना यहां पे, पहले मैं a लिख लेता हूं। a क्या हो जाएगा 3 - 1 2 4 3 3, राइट, 5 7 4। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं। इंप्लाइज a का डिटर्मिनेंट वैल्यू
सबसे पहले होमोजेनियस हो, यानी कि सभी कांस्टेंट 0 0 हो, उस समय आपका पहला काम है ए का डिटर्मिनेंट निकालना। हालांकि नॉन होमोजेनियस में भी आपको ए का डिटर्मिनेंट चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा सारा कहानी ए के डिटर्मिनेंट पे है और उसमें कुछ आगे भी है। ए की डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 3 इंटू क्या हो जाएगा डियर, 3374 प्लस 1 क्या हो गया 4354 प्लस 2 इंटू 4357 निकालते हैं 3 इंटू प्लस 16 माइनस 15 प्लस 2 इंटू राइट, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 9 प्लस का 1 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा डियर 13, राइट है ना 13, ओके माइनस 27 अब प्लस 27 इक्वल टू 0। अब इस बार 0 आ गया है, तब यहां पे आप डायरेक्ट नहीं लिख दोगे कि इसका आंसर 0 0 होगा। जब एक की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए उस केस में आपको कुछ अलग करना होता है। वह अलग क्या है, तो एक काम करना होगा, x y z तीनों में से किसी एक को आप k मान लोगे। इस बार मैं z को मान लेता हूं, लेट z इक्वल टू k, ओके। अब जो है k की z की वैल्यू k इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में मैं पुट कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, यहां z पुट करके राइट में उचका दूं तो माइनस 2k हो गया। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3y, इसमें z पुट करके राइट में उचका दूं तो माइनस 3k, ओके। अब इस दोनों के हेल्प से मैं कुछ करने वाला हूं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड था। इसमें मैं एक काम करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस आइटम बिकम 3x माइनस वाई, सॉरी 9x माइनस 3y इक्वल माइनस 6k एंड दिस इज एज इट इज हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, प्लस 3y इक्वल टू 3k। अब इसको मैं ऐड कर दूं तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x इक्वल माइनस 3k। इस तरह से x की वैल्यू आ गया माइनस 3k बाई 13, x की वैल्यू आ गया। अब यहां पे फ्रॉम फर्स्ट में देखिए 3x की वैल्यू रख दिया माइनस 3k बाई 13 माइनस y 2 और z का मतलब तो k कहां ही था। अब यहां से अगर देखेंगे तो माइनस 9k बाई 13 प्लस 2k, y को उधर ट्रांसपोज कर दूं इक्वल y। यहां से अगर देखता तो क्या हो जाता, अच्छा सॉरी यहां माइनस 3k, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9, सॉरी माइनस 9, तो ये हो जाएगा 27, तो ये हो गया माइनस 27k प्लस 26k अपॉन 13 इक्वल y। ये हो जाएगा आपका माइनस k अपॉन 13 इक्वल y। तो यहां पर मुझे y की वैल्यू भी मिला और x की वैल्यू भी मिला, ओके। अब मैं इसे रब करूंगा, नोट कर लो फटाफट। तो चलो डियर देखो, हमने दो वैल्यू निकाल लिया, x की भी और y की भी। नाउ फ्रॉम थर्ड या डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, देखना क्या कर सकते हो। यहां पे हमने कहा था जब एक की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए होमोजेनियस के केस में, उस समय हम कहते क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमने यहां पे देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसके वजह से, तो क्योंकि के हमने आर्बिट्रेरी लिया, के का वैल्यू कुछ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और y z x का वैल्यू के पर डिपेंड करेगा, यानी के अपने आप से लेंगे और y z का वैल्यू, सॉरी y और x की वैल्यू वैरी करते जाएगा अकॉर्डिंग टू z, अकॉर्डिंग टू k। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। देयरफॉर x इक्वल
वाट एवर क्या आया -9k/13, y इक्वल आया -k/13 एंड z इक्वल तो एज्यूम करा गया था k, ये हमारा आंसर हो गया k के टर्म में। ठीक है ना? ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखोगे आप ध्यान से। 2/x + 3/y + 10/z = 4, 4/x - 6/y + 5/z = 1, 6/x + 9/y - 20/z = 2। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, ये क्वेश्चन है। अब क्या है ना, इसमें लफड़ा है, डिनोमिनेटर में XYZ चला गया। तब यहां पे हम एक काम करेंगे। कौन सा काम? तो देखिएगा, यहां पे इस बार मैं ऐसा करूंगा कि ये जो 1/x है ना, इसको कुछ एज्यूम कर लेता हूं, सपोज A, 1/y को एज्यूम कर लेता हूं B, 1/z को एज्यूम कर लेता हूं C। ऐसा हमने एज्यूम करा, इसलिए करा क्योंकि वेरिएबल न्यूमरेटर पार्ट में चला जाए। तो ये बन जाएगा 2a + 3b + 10c = 4, ये बन जाएगा 4a - 6b + 5c = 1 and this item becomes 6a + 9b - 20c = 2। अब जो है नॉर्मल हो गया पहले की तरह। अब यहां पे भी a डिसाइड करेंगे, तो a डिसाइड कैसे होगा? इस बार a b c का कोफिशिएंट लिया जाएगा, क्योंकि इस बार a b c ही वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा 2 3 10, 4 - 6 5, 6 9 - 20, ये हो गया। अब मैं यहां पे a का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं, तो कैसे निकलेगा आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा 2 × -6 5 9 - 20, फिर लिया -3, फिर क्या हो जाएगा डियर? यहां हो जाएगा 4 6 5 20, 4 6 5 20, नॉट 20 -20, राइट। फिर +10 इंटू क्या हो जाएगा डियर? 4 - 6 6 9, ओके, इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 120 -45 -3 -80 -30, और ये हो जाएगा +10 इंटू +36, यही होगा। चलो देखो डियर, तो 2, ये कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद? 5 7, ठीक है ना? ओके, माइनस +3 110, और ये हो जाएगा 10 इंटू 72, ये हो जाएगा 150 + 330 + 720, क्या आएगा रिजल्ट ऐड करने पे? 0 0 8 + 1 9 + 1200 आया, राइट है ना? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए देखें, ओके, अब ओ सीट हमने तो रब कर दिया, कोई नहीं, पता चल जाएगा हम लोगों को। ए क्या था? तो ए था 2 3 10, 4 - 6 5, 6 9 - 20, ये था, ये 6 था ना? ओके, अब जरा सा ए का डिटरमिनेंट तो मिल गया, चेक कर ले, सही है ना? बिल्कुल है, 3 इंटू, हाँ सही है। ओके, अब मुझे पता चला कि ए का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा।
अब इसके लिए आपको ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स निकालना आपको आता ही है, शॉर्टकट से मैं निकाल देता हूं, आप प्रोसेस से निकालिएगा। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, ओके, इनटू क्या हो जाएगा डियर, तो यहां रब करते हैं 2 3 10, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20। कहा था शुरू का 2 रोज लिखना है, 2 3 10, 4 माइनस 6 5। फिर शुरू का 2 कॉलम्स लिखना है, 2 3 4 माइनस 6, 6 9 2 3 4 माइनस 6। इसका रोल तो खत्म हो चुका है, इसका रोल खत्म हो चुका है, केवल ये रोल करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 45। फिर अब ऐसे 30 माइनस माइनस प्लस 80, ठीक है ना। फिर अब ऐसे मल्टीप्लाई, सॉरी यहां से ना, तो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 36, ओके। फिर अब ऐसे मल्टीप्लाई, तो जाएगा 90 प्लस 60, ओके। अब ये वाला मल्टीप्लाई हो गया माइनस 40 प्लस 60, सॉरी माइनस 60, चेक कर ले, ठीक है, माइनस 60। अब हो जाएगा ये 18 माइनस 18, ठीक है, ओके। अब इधर आगे बढ़ेगी कहानी। अब ऐसे मल्टीप्लाई 15 प्लस 60, 40 माइनस 10। फिर अब ऐसे मल्टीप्लाई माइनस 12 एंड माइनस 12, राइट है, ओके। अब देखो आगे आगे क्या होता है। अब जरा सा इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले, देखिए तो क्या आता है। ये हो गया 1 अपॉन 1200, ये कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर 75 क्या, राइट, ओके। ये कितना हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा माइनस 100, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 75, ये हो गया 30, ये हो गया अगेन 0, सॉरी माइनस 24, ओके ओके ओके, ऐसा है। अब मुझे x चाहिए, तो x इक्वल क्या होता है, a इनवर्स b। तो a इनवर्स हम लोगों ने निकाल दिया 75, 150, 75। देखो इसमें कैलकुलेटिव है, ये इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान में रखना होगा, नहीं तो एरर हो सकता है, इसीलिए थोड़ा मैं स्लो बता रहा हूं। अच्छा, और b का मतलब था 1 2 5, यही था ना, 1 2 5 था कि 412 था, 412 था, 412, राइट है, ओके। अब जरा सा इसको मल्टीप्लाई करो, तो 112, 1 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई 75 4 जा 300, राइट है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो और इधर से कॉलम, प्लस 150 प्लस ये डबल होगा तो 150, ओके। अब फिर ये मल्टीप्लाई होगा इधर से, तो 440, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 100, फिर ये मल्टीप्लाई 60, फिर ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये तो 0 हो गया, और ये 48 माइनस 48, राइट है। चलो आगे देखो, तो x इक्वल क्या हो गया 1 अपॉन 1200, इसको अगर ऐड करें तो 600 हो जाएगा, ओके। इसको जरा ऐड करें तो 400 हो जाएगा। इसमें देखिए
0 4 4 2 240 होगा। अब देखना डियर यहां पर अच्छे से ध्यान से। अब ये जो है x का मतलब तो आपको पता है कि क्या था। x का मतलब क्या था? x का मतलब आपके लिए क्या था? ABC था, ABC राइट। इक्वल ये 1/1200 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, इसी में लफड़ा है। डिवाइड होगा 240/1200, 0 से कैंसिल, ये 2 जा है ना, तो क्या हो जाएगा 2/10 यानी 1/5, 1/5 राइट है। इसे रब कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस मैट्रिक्स इक्वालिटी से पता चला a इक्वल 1/2, b इक्वल 1/3, c इक्वल 1/5। बट हमें तो एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए, तो एक्स ए अपने आप में क्या था 1/x था। ओके, तो x का वैल्यू जस्ट इसका रेसिप्रोकल इंप्लाइज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 5। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर मिलेंगे, और साथ साथ पीएमआई का यूज मैट्रिक्स में कैसे करते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड बाय।